हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सचान आप सभी का वेलकम करता हूं कंप्यूटर फाउंडेशन 2.0 बैच में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप सभी जानते हैं कि ये सेशन जो है कंप्यूटर फाउंडेशन 2.0 का पहला क्लास है और ये कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मैं दे रहा हूं। मैं वेंसडे से यानी कि कल के आज के बाद जो कल आएगा उसमें मैं आपको लाइव क्लास दूंगा, ठीक है। क्योंकि आज से बैच स्टार्ट होना था और मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से मैं थोड़ा सा आज नहीं आ पाया, इसलिए इस सेशन को मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं। लेकिन आप लोग पेशेंस के साथ इस सेशन को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चीज़ों को जानने को मिलेगा और आपके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है ना। ये सेशन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? ये सेशन उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। वो कम हो सकते हैं, वो ज़्यादा हो सकते हैं, उनका अपना एक सेपरेट सेक्शन हो सकता है। जैसे कि एसएससी का एग्जाम हो गया, सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, उसमें अपना सेपरेट सेक्शन है। बैंकिंग के एग्जाम हो गया, उसमें अपना सेपरेट सेक्शन है, ठीक है ना। इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम हो गए, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, इनमें अपने सेपरेट सेक्शंस हैं कंप्यूटर के। 10-10 क्वेश्चन, 15-15, 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। अभी एक बहुत शानदार वैकेंसी आई है, अगर आप लोगों ने सुना हो एनआईसीएल की, उसमें तो 50 क्वेश्चंस का कंप्यूटर का अपना सेक्शन है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का वेटेज अब एग्जाम्स में बहुत अच्छा खासा होता जा रहा है, ठीक है ना। और आप लोगों की कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो है तो ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। हमें ये तो पता है कि कट कॉपी पेस्ट कैसे कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर शायद कट कॉपी पेस्ट सीधा सीधा ना पूछे आपसे, है ना। वो आपसे घुमाकर चीजें पूछे, ठीक है ना। तो ये जो कंप्यूटर फाउंडेशन 2.0 बैच है, ये बेटा हर उस बच्चे के लिए है जो कंप्यूटर में अपनी एक्सपर्टीज को मेंटेन रखना चाहता है और अच्छी एक्सपर्टीज बनाना चाहता है। हाँ, ये बैच थोड़ा बहुत उन कैंडिडेट्स को भी डेडिकेटेड है जो किसी सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक किसी भी, अगर आप अपने जैसे कोई कोई एग्जाम होता है जो आपसे कहता है कि आपके पास एक गवर्नमेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। तो अगर आप उसका एग्जाम दे रहे हैं तो आपने डेफिनेटली उसका एग्जाम फीस तो भरा ही होगा, लेकिन सिर्फ फीस भरने से तो नहीं वो कंप्लीट होने वाला, उसका पेपर देना पड़ेगा तब सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो बच्चे भी इस पूरे बैच को ज्वाइन करके पढ़ करके उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप लोग इस सेशन को पूरा आखिरी तक देखिएगा, चीजें आपको सीखने को डेफिनेटली मिलेंगी, ठीक है ना। समझ रहे हो बेटा आप लोग, ठीक है। तो इस सेशन को छोड़कर मत जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है तो इसमें कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सीखने को मिलेगा और हमें रिकॉर्डेड क्लासेस में, लाइव क्लास में पढ़ने में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, बस आपकी क्वेरी का जवाब हम नहीं दे पाएंगे, तो आप अपनी क्वेरीज को लिख के रख लेना, वो मुझसे आप कल पूछ लेना, आपको सारे जवाब मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ बस अनअवॉइडेबल रीजन है, इसके लिए वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, तो मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, ठीक है ना। बाकी मैं ये क्लास आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा आज से बैच शुरू होना था और क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, ऐसे करके, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर हम लोग पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि इस पूरे ओवरऑल जो ये हमारा 100 आवर्स का जो बैच होने वाला है, इसमें हम लोग बेटा 100 आवर्स का पढ़ाई करने वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें बेटा हम लोग टोटल लगभग 100 घंटे की पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। और हमारी जो क्लासेस हैं वो अभी तो ये प्लान है कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे चलने वाली हैं, ठीक है। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे हम लोग इस क्लास को चलाएंगे, यानी कि प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि 20 क्लासेस जो हैं, 20 से 21 क्लासेस जो हैं वो हर मंथ हो जाएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से लगभग 5 मंथ में ये बैच हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। यदि हमें लगता है कि हमें लगेगा कि हाँ हमें थोड़ा जल्दी करना है खत्म, तो फिर हम इसकी क्लासेस जो है बेटा वो सैटरडे को भी लगा लिया करेंगे, सैटरडे को भी लगा लिया करेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है वो, लेकिन वो सब्जेक्टिव है, एज पर रिक्वायरमेंट है, एज पर सिचुएशन है, अभी से हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना।
इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सिलेबस होने वाला है हमारा, ठीक है, तो वो एक बार देख लेते हैं जरा। बेटा हम लोग यहां पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स हमारे पूरे एग्जाम का लगभग 30 to 40% का वेटेज कवर करता है। 30 to 40 यानी कि अगर किसी एग्जाम में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन केवल कंप्यूटर फंडामेंटल्स के होंगे, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ने वाले हैं। इसको भी हम लोग बहुत डीप लेवल तक पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। तीसरा टॉपिक हम लोग जो यहाँ पर बहुत ही शानदार है लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा ये हमारा आपसे वादा है। हम आपको ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर के पढ़ाएंगे कि आपको ये महसूस नहीं होने देंगे कि सर हमने तो कोई इंजीनियरिंग नहीं करी है या सर हमने तो कोई टेक्निकल पढ़ाई नहीं करी है, तो क्या ये सारे टॉपिक्स हमारे को समझ में नहीं आएंगे। 100% आएंगे, 100% आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है बस। लेकिन हाँ, हम अगर पढ़ाने के प्रति डेडिकेटेड हैं तो आपको भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह पूरी तरह से भरोसा करके हमसे सीखने के लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, क्लियर। इसके बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में बेटा हम लोग CLI और GUI दोनों पढ़ेंगे। GUI बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी पढ़ेंगे और CLI बोले तो कमांड लाइन इंटरफेस भी पढ़ेंगे, क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम सभी जितने भी कंप्यूटर साइंस में नंबर कन्वर्जन्स हैं वो सारे पढ़ेंगे। डायरेक्ट कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, डेसिमल बेस्ड कन्वर्जन्स पढ़ेंगे और जो रैंडम बेसिस के कन्वर्जन्स आते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स निकालना भी सीखेंगे, एक कोड को दूसरे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम MS ऑफिस कहते हैं। MS ऑफिस में बेटा हम लोग MS वर्ड पढ़ेंगे। MS ऑफिस में हम लोग बच्चों MS एक्सेल पढ़ेंगे और MS ऑफिस में हम लोग MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे, MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। वर्ड हमारा एज अ वर्ड प्रोसेसर काम करता है, एक्सेल जो है वो एज अ स्प्रेडशीट काम करता है, पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए काम करता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। हमारे गवर्नमेंट एग्जाम का जो सिलेबस है हम उसे 100% कवर करेंगे, ठीक है। हमारे वनडे एग्जाम्स का जिसमें भी कंप्यूटर अवेयरनेस आता है उसे 100% कवर करेंगे। आप फोड़ देंगे ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। बस आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ना है। लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट फाइल टाइप्स कॉमा एब्रीविएशंस पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस और एब्रीविएशंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्स के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग लगभग
इन सारी चीजों को पढ़ने के साथ साथ अप्रोक्सीमेटली अगर ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लें तो अप्रोक्सीमेटली आपको यहां पर हम लगभग आप मान लो 1000 से लेकर के 1200-1300 के बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करवा रहे होंगे लगभग 1000 से 1200 तक एमसीक्यूज करवा रहे होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा ही हो जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे। बाकी इसके अलावा आपको शायद 10 मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, 10 या 15 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हाँ, यहां पर जितने भी 100 घंटे हमें पढ़ना है उस 100 घंटे में तकरीबन 100 आवर्स में ऑलमोस्ट हम लोग 60 to 70 आवर्स, ठीक है, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और बाकी के जो बचा टाइम होगा उसमें हम लोग ये पीवाईक्यूज करेंगे, जो पीवाईक्यू होंगे और सेल्फ मेड क्वेश्चंस होंगे बहुत ही टॉप लेवल के। ठीक है, जो एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल से मैच करते हुए होंगे। क्लियर? इसके अलावा आपको हर क्लास का ये जितने भी हम लोग सेशंस पढ़ रहे हैं पूरे 100 क्लासेस का आपको पीडीएफ विथ एनोटेशन मिल जाएगा। पीडीएफ विथ एनोटेशन का मतलब होता है बच्चों कि आपको हमारे द्वारा लिखी हुई पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ में जो पहले से लिखा होगा वो तो लिखा ही होगा, एज वेल एज जो हम लिखेंगे, बीइंग अ टीचर जो हम यहां पर लिखेंगे वो भी आपको वो सब लिखा हुआ मिलेगा। एनोटेशन या कमेंट्स हम उसी को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हर टॉपिक के आपको बाइलिंगुअल बेटा नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो जो नोट्स आपको मिलेंगे वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के एंड हो जाने के लगभग 4 से 5 दिनों के बाद मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ना शुरू किया, अब कंप्यूटर फंडामेंटल में मान लो हमें 12 सेशंस पढ़ने हैं तो 12 क्लासें पढ़ ली प्लस उसके प्रैक्टिस कर लिए तो लगभग 15 क्लासें टोटल कंप्लीट कर ली। 15 क्लासें कंप्लीट करने के बाद अब इसके जो नोट्स हैं वो डेवलप करने शुरू करे जाएंगे। ठीक है, फिर उनका ट्रांसलेशन होगा, प्रॉपर डीटीपी ऑपरेटर उन्हें बनाएगा, एडिट करेगा, शानदार लेवल की उसमें एडिटिंग होगी। ठीक है ना, डेवलप करेगा और लगभग 4 से 5 वर्किंग डेज में आपको आपकी ऐप पर वो नोट्स सेक्शन में अपलोडेड नजर आएगा। ठीक है, अब आप उसका चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, चाहो तो उस पीडीएफ फॉर्मेट से भी चीजों को पढ़ सकते हो। वो आपकी मर्जी और आपकी रिक्वायरमेंट पर निर्भर करेगा। वो हमारी तरफ से उसमें किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। ठीक है ना, तो नोट्स के विषय में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनके आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ्स तो हमें रियल टाइम पर मिल जाएगी। जैसे क्लास खत्म होगी उसके कुछ समय बाद आपकी क्लास सेक्शन में वो पीडीएफ अपलोडेड होगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए, तो ये तो एक ओवरऑल जो एक क्या कहते हैं रोड मैप है कि हम लोग इस बैच को किस तरीके से चलाने वाले हैं, हम लोग इस बैच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, डेफिनेटली आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, शानदार लेवल पे सीखने को मिलेंगी। और एक बार आप सीख जाएंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी कहीं भी, है ना। तो चलिए, इतनी बातें करने के बाद अब आपको कुछ पढ़ाते हैं ताकि आपके चीजें समझ में भी आए और हमें ये पता चल सके कि हम जो पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर वो किस लेवल पर पढ़ने वाले हैं और उसका क्या क्या यूजेज होने वाला है। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा गौर से सुनिएगा सब लोग। अगर हम लोग यहां पर कंप्यूटर की एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन
electronic machine. Computer is an electronic machine accepts raw data as input and process it and produces meaningful information. अब इसे अगर हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा? ऐसे लिखेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपसे का मतलब बेटा जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, जो यूजर से इनपुट लेती है और प्रोसेसिंग के बाद यूजर को एक पूर्ण समझने योग्य जानकारी देती है। क्लियर? तो ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन, हिंदी में भी लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है। ठीक है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से रॉ डेटा, रॉ का मतलब कच्चा होता है ना, रॉ का आपने सुना होगा ऐसे लोगों को कहते हुए कि रॉ मटेरियल है ना, घर बनने जा रहा है, हम लोग बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद कर लाए हैं। रॉ मटेरियल का मतलब आसान शब्दों में कच्चा माल। ठीक है, अब उस कच्चे माल को क्या किया जाएगा बेटा? बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से उसे प्रोसेस करेंगे, है ना, और एक बहुत ही ज्यादा शानदार घर बनाकर आपको देंगे। ठीक है ना? तो यही काम कंप्यूटर कर रहा है, आपसे वो डेटा इनपुट ले रहा है। वो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बस यूजर को वो समझ में आता होगा। लेकिन हाँ, ये बात समझ लो, इस बात को आप ऐसे समझ लो कि जो चीज आप समझ नहीं सकते, ना आप वो लिख सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। ठीक है ना? यदि मैं कहूं कि मुझे चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती है, तो ना मैं उसे बोल सकता हूं, ना मैं उसे लिख सकता हूं, और ना ही मैं उसे समझ सकता हूं। ठीक है? कंप्यूटर को आप जो भी डेटा देंगे, कंप्यूटर वो आपसे लेगा, फिर उसे प्रोसेस करेगा और फिर आपको आउटपुट में एक मीनिंगफुल यानी कि एक समझदारी युक्त जानकारी देने का प्रयास करेगा। ठीक है? उम्मीद करते हैं ये छोटी सी परिभाषा आपको समझ में आई है। ठीक है, अब सुनिए, हम सभी इस बात को अच्छे से स्वीकार करते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। जो कंप्यूटर होता है बेटा वो टेक्निकली क्या होता है? तो आंसर आएगा कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर क्या होता है प्यारे बच्चों? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस डिवाइस को हम ऑफ भी कर सकते हैं और हम उसे ऑन भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बेटा हम ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं,
ऑफ को हम लोग 0 से और ऑन को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ऑफ को हम लोग बेटा 0 से और ऑन को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात ये आती है कि जो 0 और 1 है इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बेटा, ये इसे हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं। 0 और 1 को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट कहते हैं, ठीक है। अच्छा सुनना एक और बात, ये जो बाइनरी डिजिट होता है ना, इसे हम लोग बाइनरी इंटीजर भी कह सकते हैं। इसे बेटा हम लोग दूसरे शब्दों में बाइनरी इंटीजर भी कह सकते हैं। और हाँ, एक और बात, इन्हें बेटा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बिट भी कहते हैं। और बिट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल बी होता है। जो बिट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, याद रखिएगा सभी लोग, वो स्मॉल बी होता है, छोटा बी होता है, ठीक है ना। अब सुनिए, आप लोग क्या ये बात जानते हैं कि जो 8 बिट होता है वो एग्जैक्टली 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। और जो 4 बिट होता है वो एग्जैक्टली 1 निबल के बराबर होता है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है, 4 बिट जो है वो 1 निबल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो जो बाइट होता है इसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल, और जो बिट होता है इससे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, गौर से देखिएगा, एमबी का फुल फॉर्म बताइए। क्वेश्चन है एमबी का फुल फॉर्म बताइए, एमबी का पूर्ण रूप बताइए, ठीक है ना। तो एमबी का फुल फॉर्म बताइए। अब यहां पर बच्चे, तो आप लोग स्टूडेंट हो, एग्जामिनर आपके साथ मजाक कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में वो आपसे पूछेगा एमबी का फुल फॉर्म, तो आप में से जो ज्यादातर जनता होती है उसे मेगा बाइट उत्तर समझ में आ जाता है। क्या समझ में आता है, मेगा बाइट, है ना। ठीक है, कोई ऐसी गलत नहीं कर दी है तुमने, कोई यदि बवाल नहीं काट दिया है, ठीक है ना। लेकिन बस दिक्कत इतनी हो गई है यहां पर कि यहां जो एमबी का जो बी है ना वो बेटा स्मॉल है। यहां पर जो एमबी का जो बी है वो स्मॉल है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो मेगा बिट है, ना कि मेगा बाइट है, ठीक है। मेक श्योर करें कि आप इस चीज को ध्यान से देखें कि आपसे जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें बी जो है वो कैपिटल हो या स्मॉल हो। अगर कैपिटल बी है तो वो मेगा बाइट है, स्मॉल बी है तो वो मेगा बिट है। यानी कि अगर आपके सामने कभी भी ऐसे लिख के आता है, जैसे हम कहते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है MBPS, ऐसे आप लोगों ने कहाँ लिखा देखा है, ऐसे तो सर हमारे घर में जो इंटरनेट कनेक्शन लगा है उसमें लिख के आता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक क्वेश्चन और बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा ट्रांसफर यूनिट, है ना। तो ये एक तरह से डेटा ट्रांसफर यूनिट भी होती है, मेगा बिट पर सेकेंड। तो ये जो MBPS है दैट इज नथिंग बट, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है मेगा बिट पर सेकेंड। इसका फुल फॉर्म है बेटा मेगा बिट पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो है ये है MBPS, तो इसका फुल फॉर्म है मेगाबाइट पर सेकेंड। इसका फुल फॉर्म है मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो MB है इसको यदि आपको ये वाला MB बनाना है तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होता है। और अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, स्मॉल बी को कैपिटल बी में कन्वर्ट करना है,
तो यहां पर आपको 8 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये बातें सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। 0 और 1 ये दोनों ही बिट्स कहलाते हैं, और कोई भी मशीन जो इन्हें समझती है, हम कहते हैं बहुत आसान शब्दों में कि वो मशीन बाइनरी या मशीन लैंग्वेज को समझती है। मेरी बात सुन रहे हो बेटा, कि वो मशीन जो है वो बाइनरी या मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, और कोई भी मशीन जो बाइनरी या मशीन लैंग्वेज को समझती है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर, जैसे कि हमारे बेटा मोबाइल्स, है ना, तो कोई भी ऐसी मशीन जो बाइनरी लैंग्वेज को समझती है, हम टेक्निकली कहते हैं कि वो एक डिजिटल मशीन है। हम टेक्निकली कहते हैं कि वो एक डिजिटल मशीन है। कैसी मशीन है प्यारे बच्चों? डिजिटल मशीन है। डिजिटल का मतलब जो 0-1 समझे, जो ऑन ऑफ की भाषा को समझे। ठीक है ना, आई होप ये बात सभी को समझ में आई है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, हम हमारे घर में जो कंप्यूटर यूज करते हैं, क्या वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं? मैं कहूंगा यस बेटा, वो ऑल ऑफ देम आर डिजिटल कंप्यूटर्स, नो डाउट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। यहां पर एक छोटा सा एक क्वेश्चन बन जाता है, वो ये, गौर से सुनिएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज क्या है? केयरफुली सुनिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज की बात करोगे तो आंसर आएगा बिट। इसका मतलब ये है, इसको हिंदी में लिख देते हैं कि डेटा, ये इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है बेटा? बिट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी होती है, उसमें हम क्या डेटा रखते हैं? इमेजिन करो आपकी हार्ड डिस्क में क्या है ऐसा डेटा। तो आप कहोगे सर हमारे कंप्यूटर में तो आप लोग जो देते हैं वो बहुत सारी पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं, यानी कि बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये बहुत सारी फाइल्स आपने बहुत सारे फोल्डर्स में रखी हुई हैं? यस सर, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा सर कभी कभी जब फ्री होते हैं तो मूवीज देख लेते हैं, तो 2-4 मूवीज पड़ी हैं, थोड़े बहुत सर सॉन्ग्स वगैरह भी पड़े हैं। तो ये कहने को तो आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ये डेटा है ना, लेकिन मामला ये है कि जब आप इस मूवी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, जब आप इस मूवी के ऊपर बेटा राइट क्लिक करते हैं और आप प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, प्रॉपर्टीज ओपन करने की बेटा एक शॉर्टकट की भी बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है ये, ऑल्ट प्लस एंटर, है ना। तो जब आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि इस मूवी का जो साइज है वो 2 गीगाबाइट है। इस मूवी का जो साइज है बच्चे वो 2 गीगाबाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मूवी जब आप ये कंप्यूटर में सेव होती है तो आपको तो बस इसका एक आइकन नजर आता है, एक आइकन दिखता है ना वीएलसी मीडिया प्लेयर का, किसी भी फाइल का अपना आइकन होता है ना। ठीक है, आपको तो आइकन दिखता है, लेकिन इस मूवी ने मेमोरी में यानी कि हार्ड डिस्क में 2 जीबी का जो स्पेस है वो क्या कर रखा है? ऑक्यूपाई कर रखा है। 2 जीबी का स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, घेर रखा है। और वो जो 2 जीबी का स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है वो 0 और 1 के फॉर्म में किया है, यानी कि बिट के फॉर्म में किया है, यानी कि बिट के फॉर्म में किया है। तो सर आप क्या ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है
उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है? मैं कहूंगा यस, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं। और ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर 5 स्टार बनाऊंगा। क्यों सर 5 स्टार क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है कि इन एनी स्टोरेज मीडिया डेटा स्टोर्ड इन विच फॉर्म, किसी भी स्टोरेज मीडिया में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो सुंदर सा जवाब है सर, डिजिटल फॉर्म में होता है। सभी लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? जल्दी से बताइए सब लोग। यहां तक हमने बेटा जितना पढ़ाया है, क्या उसकी एक एक पॉइंट क्लियर हो गई है, एक एक अक्षर क्लियर हो गया है आप लोगों को या नहीं? ठीक है, चलिए अब आपको कुछ आगे बातें बताते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर की बात करें तो ये एक शब्द से बना, उसका नाम है कंप्यूटर। क्या नाम है? कंप्यूटर। और इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का बेटा मतलब होता है टू कैलकुलेट यानी कि किसी भी चीज को कैलकुलेट करना, किसी भी अंकों की गणना करना, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत में हम लोगों ने जो भी बनाए थे वो एक गणना करने वाली मशीन बनाई थी। और वो जो गणना करने वाली मशीन होती है वो टेक्निकली कैलकुलेटर होती है। वो क्या होती है? कैलकुलेटर होती है। और धीरे धीरे उसी कैलकुलेटर को हम लोगों ने सुधारा, उसी कैलकुलेटर को बेटा हम लोगों ने बेहतर किया, उसी कैलकुलेटर को हमने अपग्रेड किया, बेहतर किया, है ना। बेहतर करने के पीछे बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, बेहतर करवाने में बहुत सारी जनता शामिल होती है। जैसे कि आज मैं अगर ये पढ़ा रहा हूं, जैसा भी पढ़ा रहा हूं, इसमें मेरी अपनी मेहनत तो है ही, लेकिन इसमें बहुत सारा योगदान आप लोगों का भी है। कैसे? क्योंकि आप, कई बार क्या होता है भाई, हम टीचर हैं तो क्या हुआ, सब कुछ थोड़ी ना आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चे हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो जिनका आंसर हमें उस टाइम पर नहीं आ रहा होता है, ठीक है ना। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि इसको हल करके इसका उत्तर निकाला जा सकता है। यहां तो बस दो ही बातें हैं, या तो आता है या तो नहीं आता है। आता है तो जवाब तुरंत दे देंगे, नहीं आता है तो फिर उसका कोई आंसर नहीं है, कोई तरीका नहीं है सिवाय ये कहने के कि बेटा अभी नहीं आता है, ठीक है। तब उसमें मेरा माइंड जो है वो पॉजिटिव है, मैं तुरंत उसको फीडबैक के तौर पर लेता हूं और मैं उस चीज को तुरंत घर जाके पढ़ता हूं। उससे क्या होता है, मेरी नॉलेज में इजाफा होता है और आपकी भी नॉलेज में इजाफा होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपग्रेडेशन कर करके हम लोगों ने कैलकुलेटर को बेटा किसमें कन्वर्ट कर लिया? कंप्यूटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब मामला क्या है? मामला जो है वो ये है कि जो कंप्यूटर है वो क्या है बेसिकली। तो आंसर आएगा कंप्यूटर बेटा बहुत सारे हार्डवेयर, कंप्यूटर क्या है बेटा? वो बहुत सारे हार्डवेयर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या है? वो बहुत सारे हार्डवेयर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हार्डवेयर को हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? अपग्रेड कर सकते हैं। हार्डवेयर को बेटा हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? अपग्रेड कर सकते हैं। उसी जगह सॉफ्टवेयर को हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं और अपग्रेड भी कर सकते हैं। मेरी बात आप सुन रहे हो? सॉफ्टवेयर को बेटा हम अपडेट भी कर सकते हैं और अपग्रेड भी कर सकते हैं। क्या सर हम हार्डवेयर को अपडेट नहीं कर सकते? तो जवाब आएगा नहीं कर सकते। हार्डवेयर के केस में अपडेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। हार्डवेयर के केस में सिर्फ अपग्रेड होता है, हार्डवेयर में अपडेट और अपग्रेड दोनों होता है, ठीक है ना। तो आज के सेशन में बेटा हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है,
अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं एज अ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के सेशन को इसी जगह रोक रहे हैं। आप लोग भी इस सेशन को सीखने के बाद एक इंट्रोस्पेक्शन करना, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्ममंथन करना कि क्या हमने आज सर से कुछ नई बातें सीखी हैं, क्या सर के पढ़ाने का तरीका जो है वो अच्छा है, क्या वो चीजों को समझा पा रहे हैं हमें या नहीं, ठीक है। कल दोबारा मैं आपसे मिलूंगा और लाइव क्लास में मिलूंगा। तब आपके हिस्से में जो भी डाउट इसको पढ़ाने पर आए हैं वो आप मुझसे सारे एक एक करके पूछ लीजिएगा और फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि चीजों को और बेहतर लेवल पे ले जा सकें और आपके साथ हम बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें अपने कंप्यूटर फाउंडेशन 2.0 बैच का, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड कर देते हैं, ठीक है। आपसे मुलाकात करेंगे बेटा कल यानी कि वेंसडे को, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा उसको आप एक बार देख सकते हैं। हमने आपको ये बताया कि हमारा रोड मैप क्या होने वाला है, हम चीज़ों को कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितने कितने घंटे हम क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। ये एक आइडिया दे दिया है आपको, ठीक है। ये फिर कंप्यूटर की एक परिभाषा है, ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो क्वेश्चंस के फॉर्म में दिखते हैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए बेटा आज का क्लास यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और लाइव पढ़ेंगे तब, और आप अपने सारे डाउट्स तब पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।